morning students. Hello dear students, welcome to KGN coaching classes. KGN coaching classes खासतौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अध्याय 2 सॉल्यूशन अर्थात विलयन में हम विलयन के प्रकार और मोल भिन्नांक अर्थात मोल प्रभाग या मोल फ्रैक्शन पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। विलयन को हम सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन में दो अवयव होते हैं, एक अवयव होता है विलय, दूसरा होता है विलायक। जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे हम बोलते हैं विलय या सॉल्यूट, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलायक या सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो हमें एक मिश्रण प्राप्त होता है। यदि यह मिश्रण एक समान है, एक जैसा है, समांगी है, तो यह मिश्रण विलयन कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और जो एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, इस एक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसको हम विलय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चीनी का शरबत, तो चीनी के शरबत में चीनी चूँकि विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, अतः चीनी विलय कहलाती है और पानी विलायक कहलाता है। हम कह सकते हैं समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों के से बने विलयन में जो विलयन कम मात्रा में होता है वह विलय या सॉल्यूट कहलाता है, और जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलयन यानी सॉल्यूशन दो अंगों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक अर्थात सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलयनों के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, विलयनों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स अर्थात भौतिक अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो हम लिख सकते हैं विलयनों के प्रकार या विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। दूसरा होता है सांद्रता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को पुनः तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है इसमें गैसीय विलयन। जब हम विलयन को गैसीय अवस्था में या गैस की अवस्था गैसीय विलयन, जब विलयन गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है तो हम उस विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैसों का मिश्रण, फॉर एग्जाम्पल गैसों का मिश्रण, वायु का मिश्रण। नंबर 2 द्रव विलयन अर्थात लिक्विड सॉल्यूशन। जब विलयन हमें द्रव अवस्था में प्राप्त हो तो हम उसे लिक्विड सॉल्यूशन या द्रव विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन या O2, सोडा वाटर में घुली CO2,
एल्कोहल का जल में विलयन, इसी प्रकार से शर्करा या चीनी का जल में विलयन, तीसरा होता है ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का पैलेडियम में अधिशोषण, पारे या मरकरी का सोडियम के साथ अमलगम, तीसरा तांबे का जिंक के साथ विलयन अर्थात पीतल। इस प्रकार हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स अर्थात भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। गैसीय विलयन अर्थात गैसियस सॉल्यूशन, द्रव विलयन अर्थात लिक्विड सॉल्यूशन, ठोस विलयन अर्थात सॉलिड सॉल्यूशन। जब विलयन हमें गैस अवस्था में या गैस के रूप में प्राप्त होता है उसको बोलते हैं गैसीय विलयन। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए जैसे गैसों का मिश्रण, वायु का मिश्रण। और जब हमें विलयन द्रव अवस्था में प्राप्त होता है तब हम कहते हैं द्रव विलयन। फॉर एग्जाम्पल जल में घुली हुई ऑक्सीजन, सोडा वाटर में घुली हुई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल का जल में विलयन, इसी प्रकार से शर्करा या चीनी का जल में विलयन। यह उदाहरण है द्रव विलयन के। और तीसरा है ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि हाइड्रोजन का पैलेडियम में अधिशोषण हो जाना, पारे को जब सोडियम के साथ मिलाते हैं तो अमलगम मिलता है। और इसी प्रकार से तांबे का जिंक के साथ विलयन अर्थात जब तांबे को हम जिंक के साथ मिलाते हैं तब हमें पीतल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। और सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनु विलयन, तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब किसी विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है तब हम ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तनु का मतलब क्या हुआ? जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो वह विलयन कहलाएगा तनु विलयन। और तनु विलयन की एक विशेषता होती है कि जब हम इसके अंदर विलायक की और अधिक मात्रा मिलाएं तो भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। जबकि हम ये देखते हैं कि साधारण विलयन में हम जब विलायक की मात्रा या इसमें और अधिक पानी मिलाते हैं तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तनु विलयन राउल्ट के नियम से बहुत कम विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और चूंकि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं अतः हम ये कह सकते हैं कि तनु विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और तनु विलयन भी एक प्रकार के आदर्श विलयन हैं। दूसरा होता है सांद्र विलयन। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तो वह विलयन कहलाता है सांद्र विलयन। क्योंकि तनु का मतलब तो हुआ कि वह विलयन जिससे विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षाकृत बहुत कम हो तो तनु विलयन कहलाएगा। इसके अपोजिट वह विलयन
जिससे विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक हो उसको हम बोलेंगे सांद्र विलयन। तीसरा आता है असंतृप्त विलयन। इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलय की अभी और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी हम और अधिक मात्रा घोल दें उससे घुल जाए तो वो कहलाएगा असंतृप्त या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस प्रकार हम देखते हैं कि तनु विलयन और सांद्र विलयन दोनों असंतृप्त विलयन की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि दोनों में ही विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। चौथा आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा या वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती तो हम उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। क्योंकि असंतृप्त विलयन में विलय की मात्रा घुलती जाएगी, लेकिन जब संतृप्त हो गया तो निश्चित ताप पर विलय की मात्रा उसमें अगर और अधिक नहीं घोली जा सके तो वो कहलाएगा संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पांचवा आता है अति संतृप्त विलयन। या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन में अभी और अधिक विलय की मात्रा घोली जा सके तो वह कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन या डायरेक्ट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए हम पढ़ते हैं मोल भिन्नांक। मोल भिन्नांक, मोल भिन्नांक या मोल प्रभार। मोल प्रभार इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव। अब एक अवयव कौन सा हम जानते हैं? विलयन में 2 अवयव होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। तो विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव अर्थात विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभार कहते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि मोल प्रभार बराबर विलय या विलायक के मोलों की संख्या पूरे बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव या किसी एक कण अर्थात विलय और विलायक और सारे कणों की संख्या, इसके अनुपात को हम मोल भिन्नांक या मोल प्रभार कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोल प्रभार 2 प्रकार का होता है। पहला विलय का मोल प्रभार और दूसरा विलायक का मोल प्रभार। तो हम लिख सकते हैं विलय का मोल प्रभार बराबर विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या
बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। इसी प्रकार से विलायक का मोल प्रभाव बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। विलय के मोल प्रभाव बराबर विलय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम विलय का मोल प्रभाव कहते हैं। और विलायक के मोल प्रभाव का मतलब होगा विलायक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम विलायक का मोल प्रभाव कहते हैं। माना कि विलय के मोलों की संख्या बराबर n1 एवं विलायक के मोलों की संख्या बराबर n2 तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बराबर n1 प्लस n2। मान लीजिए विलयन है, विलयन में विलय के मोलों की संख्या n1 है और उसी में विलायक के मोलों की संख्या n2 है तथा कुल मोलों की संख्या n1 प्लस n2 है। तो हम लिख सकते हैं विलय का मोल प्रभाव, मान लीजिए विलय का मोल प्रभाव को हम 1 से ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो 1 से a बराबर विलय के कणों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या अर्थात n1 प्लस n2, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाव, इसको मान लीजिए विलायक का मोल प्रभाव xb है, तो हम लिख सकते हैं xb बराबर विलायक के कणों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, अर्थात xb बराबर n2 अपान n1 प्लस n2। अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर ये बन जाएगा xa प्लस xb बराबर n1 अपान n1 प्लस n2 प्लस n2 अपान n1 प्लस n2। लघुत्तम हो जाएगा n1 प्लस n2, ऊपर आ जाएगा n1 प्लस n2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 1। इस प्रकार सिद्ध हुआ विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या का योगफल 1 होता है। सबके समझ आ रहा? कोई डाउट? चलिए नोट कर लीजिए।